चलिए सीधे इस दिलचस्प आइडिया में उतरते हैं कि जापान का भविष्य कैसा हो सकता है। और ये आइडिया कहता है कि जापान की असली ताकत उसके अतीत में ही छिपी है। तो एक बात जो हम अक्सर सुनते हैं वो ये है कि जापान डिजिटल रेस में कहीं पीछे रह गया, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असल में ये कहानी एक बहुत ज़रूरी बात को नज़रअंदाज कर देती है कि ग्लोबल पावर का पूरा खेल ही बदल चुका है, नियम ही बदल गए हैं। देखिए, एक ज़माना था जब जापान की ताकत उसकी शानदार मैन्युफैक्चरिंग थी, बेहतरीन क्वालिटी। पर अब कंपटीशन का मैदान ही अलग है। आज की दुनिया पूरी तरह डिजिटल है। यहाँ खेल कैसे चलता है? आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसकी लाखों करोड़ों कॉपी बनाने में सच पूछे तो कोई खर्चा ही नहीं आता। इसे कहते हैं जीरो मार्जिनल कॉस्ट। और तो और जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ही पावरफुल हो जाती है। यही है नेटवर्क इफेक्ट। तो इस नए खेल को समझने के लिए हमें दुनिया को जीडीपी के चश्मे से नहीं देखना होगा, बल्कि ये देखना होगा कि कौन क्या भूमिका निभा रहा है। और इस विश्लेषण के हिसाब से दुनिया 3 अलग-अलग लेवल्स में बटी हुई है। तो ये 3 स्तर क्या हैं? देखिए, पहले लेवल पर हैं प्रोवाइडर्स, जैसे कि अमेरिका, जो गूगल और अमेज़न जैसे ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। दूसरे लेवल पर हैं यूजर्स, जैसे जापान और यूरोप, जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। और तीसरे लेवल पर आते हैं चीन और रूस जैसे क्लोज्ड सिस्टम, जो अपने देश के अंदर ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ मुद्दा अच्छा या बुरा होने का नहीं है, मुद्दा ये है कि इस ग्लोबल सिस्टम में आपका रोल क्या है। और यही बात अमेरिकी पावर को बहुत यूनिक बनाती है। अमेरिका का दबदबा इसलिए है क्योंकि वो खुलकर कंट्रोल नहीं करता। वो एक ऐसा खुला प्लेटफॉर्म देता है जिसे देखा जाए तो कोई भी छोड़ सकता है, और इसी खुलेपन से एक भरोसा बनता है जो उसे पूरी दुनिया पर छा जाने में मदद करता है। तो अगर अमेरिका का मॉडल इतना कामयाब है तो बाकी देश इसकी नकल क्यों नहीं कर पाते? ये विश्लेषण हमें 2 नाकाम रणनीतियों के बारे में बताता है। यहाँ हमें 2 रास्ते दिखाए गए हैं जो काम नहीं करते। पहला है यूरोप का मॉडल। वो कड़े नियमों के जरिए अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन खुद उनका कोई मजबूत विकल्प नहीं बना पाता। दूसरा रास्ता है चीन और रूस का। ये देश खुद को दुनिया से लगभग काट लेते हैं और अपने बंद सिस्टम बनाते हैं। ये विश्लेषण साफ कहता है कि ये दोनों ही रणनीतियां हार की तरफ ले जाती हैं। लेकिन क्या कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है डिजिटल दबदबा? शायद नहीं। दुनिया में कुछ ऐसे मॉडल भी हैं जो एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलकर बहुत सफल हुए हैं। जरा डेनमार्क या स्विट्जरलैंड के बारे में सोचिए। ये देश एक अलग ही तरह की पावर दिखाते हैं। वो इतने आकर्षक और इतने अच्छे से मैनेज किए गए हैं कि उनका हिस्सा बनना एक प्रिविलेज, एक सौभाग्य माना जाता है। उनकी ताकत फैलने में नहीं, बल्कि अपनी खासियत और ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखने में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डिजिटल दुनिया में सीधी टक्कर लेना काम नहीं कर रहा और खुद को सबसे अलग कर लेना भी कोई हल नहीं है, तो फिर जापान के पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं? उसका यूनिक एडवांटेज क्या है? तो जापान का रास्ता क्या हो सकता है? ये विश्लेषण एक बिल्कुल अलग विकल्प सुझाता है। उन चीजों पर फोकस करना जिनकी नकल ना तो टेक्नोलॉजी से हो सकती है और ना ही पैसे से। और ये चीजें हैं क्या? ये हैं जापान की हजारों साल पुरानी शाही परंपरा, उसके प्राचीन शहर, उसकी वर्ल्ड क्लास पब्लिक सेफ्टी और एक कमाल का सामाजिक ताना बाना। यही इस तर्क का दिल है। ये सारी सांस्कृतिक और सामाजिक संपत्तियां मिलकर एक ऐसी अनोखी और कीमती सभ्यता बनाती हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती। और यही बात इस पावर को टिकाऊ और खास बनाती है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बना नहीं सकते, आप इन्हें सिर्फ सहेज कर रख सकते हैं, इनकी रक्षा कर सकते हैं। तो इन कीमती चीजों को बचाया कैसे जाए? यहाँ एक बहुत साफ रणनीति बताई गई है। इमिग्रेशन में गिनती पर नहीं, बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। नागरिकता के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव जैसी शर्तें रखी जाएं। पब्लिक ऑर्डर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए और टूरिज्म में भीड़ बढ़ाने के बजाय लोगों को हाई क्वालिटी अनुभव दिए जाएं। मतलब ये किसी को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अनोखी विरासत को बचाने की एक स्ट्रैटेजी है। और आखिर में ये पूरी स्ट्रैटेजी इस बात की परिभाषा ही बदल देती है कि 21वीं सदी में किसी देश के लिए जीतने का मतलब क्या होता है। तो हमारे सामने 2 अलग-अलग मॉडल हैं। एक तरफ है अमेरिका का मॉडल जो लगातार फैलना चाहता है पूरी दुनिया में। दूसरी तरफ है जापान के लिए सुझाया गया मॉडल जो फैलने के बजाय एक सीमित लेकिन बहुत हाई क्वालिटी वाली सभ्यता को बचाने पर ध्यान देता है। ये बेहतर बनाम बदतर की रेस नहीं है, ये तो मकसद का फर्क है कि एक सभ्यता का उद्देश्य क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये हमेशा आगे बढ़ने की सोच से हटकर जो कुछ अनमोल है
उसे सहेजने और उसकी देखभाल करने की सोच है। स्रोत इसे जीतने का सबसे स्मार्ट तरीका कहता है और हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या कभी-कभी लगातार ग्रोथ के पीछे भागने के बजाय किसी चीज को सहेज कर रखना ही असली जीत होती है।